नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के या विशेष प्रकार के जो बालक पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जिन्हें मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहा जाता है या मंदित मना जो बालक होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं। मानसिक ग्रस्त बालक भी कहते हैं, मानसिक मंद बुद्धि के बालक भी कहा जाता है या मानसिक रूप से निम्न बालक भी कहा जाता है। हम इस क्लास के बारे में इन बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने कल लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों के अनेक प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में हम बौद्धिक दृष्टि से जो दो प्रकार के बालक होते हैं, नंबर एक प्रतिभाशाली बालक और जो नंबर दो बालक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मंद बुद्धि के बालक। तो आज हम मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक, इनके बहुत सारे उपनाम भी है। मंद बुद्धि के बालक, इनको इंग्लिश में कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, याद रहेगा। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उन्हीं को कहा जाता है मानसिक रूप से निम्न बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, यानी बुद्धि की दृष्टि से ये मंद बालक होते हैं। मानसिक रूप से या मानसिक दृष्टि से मंद बालक, इन्हें मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड कहा जाता है। देखिएगा, इनका इंग्लिश में आप नाम देखोगे तो मेंटल, देखिएगा मेंटल यानी मंद, या इन्हें डल भी कहा जाता है, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। देखिएगा, मेंटल इनको रिटायर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड, ये इनका इंग्लिश में नाम मिलेगा, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। इन बालकों की परिभाषा क्या होती है, ये बालक किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। तो जो पिछले बालक होते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से दो प्रकार, बौद्धिक दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, प्रतिभाशाली बालक और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन बालकों की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा, इन बालकों की जो परिभाषा होती है, ये बौद्धिक दृष्टि के आधार पर इनकी जो परिभाषा तय की गई है वो ये परिभाषा तय की गई है कि वह बालक जिनकी आईक्यू 80 या 85 से कम होती है, 80 या 85 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। तो देखिएगा, जिनकी जो आईक्यू है, वह बालक जिनकी जो आईक्यू होती है यानी बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से लेकर 85 से कम होती है, उन बालकों को क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे देखिएगा, जो मंद बुद्धि के बालक है उनकी परिभाषा जो क्रो एंड क्रो के अनुसार है। देखिएगा, मंद बुद्धि की जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो के अनुसार है, वो अलग परिभाषा है। जबकि एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर के अनुसार भी इनकी परिभाषा अलग है। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा कि वह बालक जिनकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उन बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है। जबकि बीएफ स्किनर ने लिखा कि वह बालक जो शैक्षिक दृष्टि से सामान्य कार्य कर लेते हैं, वो सामान्य बालक जो सामान्य कार्य भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। तो इनकी परिभाषाओं की बात करें तो दो प्रमुख परिभाषा है। एक जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो, कि वह बालक जिनकी आईक्यू या बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, 70 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। वह बालक
जिनकी जो आईक्यू होती है वो आईक्यू देखिएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार जिनकी आयु 70 से कम होती है उनको क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। जबकि दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, किसकी है, स्किनर की। दूसरी जो परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा किसकी, याद रखिएगा, बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा क्या दी है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में निश्चित शिक्षा के कार्यक्रम एक वर्ष में निश्चित शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता है और जो बालक, देखिएगा, शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता है और जो बालक उस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, यानी जो बालक कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं उन्हें सामान्य बालक, जो बालक कार्य पूरा कर लेते हैं उन्हें सामान्य बालक, और जो कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, जो बालक कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। यानी प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों का एक शैक्षणिक वर्ष में कोई ना कोई एक कार्यक्रम होता है, कोई किसी ना किसी प्रकार की गतिविधियां होती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित होती है, और जो इन प्रक्रियाओं को, जो इस कार्यक्रम को, जो इस शैक्षिक योजना को जो विद्यार्थी पूरा कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य बालक कहा जाता है। लेकिन किसी भी कारणवश जो इस शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, नीतियों और शैक्षणिक अधिगम प्रक्रियाओं को, शिक्षण के विभिन्न बिंदुओं को जो विद्यार्थी पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। तो मंद बुद्धि के बालकों की परिभाषा क्या है, किसके अनुसार, ये जो परिभाषा थी वो किसके अनुसार है, बीएफ स्किनर के अनुसार है। और जो एक परिभाषा है वो एक परिभाषा किसके अनुसार है, क्रो एंड क्रो के अनुसार है। दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं मंद बुद्धि के बालक किसे कहते हैं। मंद बुद्धि के बालकों का ये प्रकार जो डिसाइड हुआ है वो डिसाइड किसके अनुसार हुआ है, तो ये बुद्धि के आधार पर हुआ है। जैसे कई बालक ऐसे होते हैं जो विकलांग होते हैं, उनका विकलांगता डिसाइड शरीर के आधार पर हुई है। आगे बात समझ में, ये भी विकलांग बालक है, इनको भी हम विकलांग बालक कहते हैं, लेकिन ये विकलांग शारीरिक रूप से नहीं है, ये मानसिक रूप से विकलांग बालक है। जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। ये अलग अलग होता है, इन्हीं का एक उपनाम है, मानसिक रूप से विकलांग बालक, है ना। मानसिक रूप से मंद बालक, मंद बुद्धि के बालक, या इंग्लिश में इनका एक नाम मिलता है जिनका नाम है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। याद रहेगा, इनको क्या कहा जाता है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहा जाता है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। आगे बात समझ में, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं इनका निर्धारण बुद्धि के आधार पर होता है। इनकी बुद्धि सामान्यतः हम यूं मान सकते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, मंद बुद्धि के बालकों के भी 3 प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, जो एमआर होते हैं इनको हम शॉर्ट में यूं लिख सकते हैं, एमआरसी, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। एमआरसी, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मंद बुद्धि के बालक। एमआरसी के प्रकार, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बालक जो होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा, इनके जो प्रकार होते हैं मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार, वो 3 प्रकार होते हैं। मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार, मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार। जो मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 जो होता है उसे हम कहते हैं
EMR, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, यानी वह बालक जिनको शिक्षा दी जा सकती है, वह बालक जिनको शिक्षित किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? EMR कहते हैं। दूसरा जो बालक होता है, देखिएगा, एक तो होता है EMR, जो दूसरा बालक होता है उनको हम यूं कह सकते हैं TMR, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड यानी वह बालक जिनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, कुछ कौशल उनमें विकसित किए जा सकते हैं। इनमें बुद्धि इतनी कम होती है कि इन बालकों को एजुकेशन नहीं दे सकते, इनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो तीसरे होते हैं CMR, केयरेबल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, यानी वह बालक जिनकी हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? देखभाल कर सकते हैं। अगली बात समझ में? तो मेंटली रिटार्डेड जो चाइल्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। जो टाइम शो हो रहा है ये आपके 8:45 PM हो रहा है। टेक्निकल टीम से एक बार निवेदन है कि इनका जो टाइम है वो टाइम PM की जगह 9:15 AM करें, जल्दी हो जाएगा। इस समय ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, AM की जगह PM हो गया है शेड्यूल में, वो AM आपका कर दिया जाएगा। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा, इनके जो नाम होते हैं वो नाम क्या होते हैं? देखिएगा, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, यानी हम यूं कह सकते हैं शिक्षित किए जाने वाले मंद बुद्धि के बालक, शिक्षित करने योग्य मंदित मना बालक, मंदित मना बालक, यानी जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उन्हें मंदित मना बालक भी कहा जाता है। मंदित मना बालक वह बालक जिनको शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षित करने योग्य मंदित मना बालक। और जो नंबर 2 है प्रशिक्षण देने योग्य, प्रशिक्षण देने योग्य मंदित मना बालक, मंदित मना बालक, यानी वह बालक जिनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, इनको एजुकेशन नहीं दे सकते। देखिएगा, इनमें भी अलग अलग IQ होती है। एक वो होती है जिनकी देखभाल कर सकते हैं हम, केवल देखभाल योग्य मंदित मना बालक, मंदित मना बालक। MR जो होते हैं यानी मेंटली रिटार्डेड जो चाइल्ड होते हैं, उनके भी 3 प्रकार होते हैं। देखिएगा, नंबर 1 होता है EMR, नंबर 2 TMR और नंबर जो 3 होता है वो होता है CMR। इनमें भी जो सबसे ज्यादा बुद्धि होती है वो बुद्धि होती है किसके पास में? EMR के पास में। जो इनके पास में जो IQ होती है वो IQ इनके पास में होती है 70 से, देखिएगा 70 से 50 IQ होती है इनके पास में, 70 से 50 IQ होती है। जबकि इनके पास में जो होती है वो 50 से 30 तक IQ होती है इनके पास में। इसलिए इनको शिक्षा नहीं दे सकते, इनको हम केवल ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक वो होते हैं जिनमें जो बुद्धि होती है वो 30 से कम IQ जिनमें होती है, 30 से कम, 30 से कम, इनको हम प्रशिक्षण भी नहीं दे सकते। हम यूं कह सकते हैं इनमें केवल और केवल इनमें आत्मा निवास करती है। किसी भी प्रकार के इनमें बुद्धि इतनी भी नहीं होती है कि ये शारीरिक समस्याओं को भी प्रकट कर सके। इन बालकों के पास में इतनी कम बुद्धि होती है कि इनको भूख भी लगती है तो भी ये प्रकट नहीं कर पाते हैं कि इनको भूख लगी है, ये इसकी भी डिमांड नहीं करते हैं। इनको प्यास भी लगती है तो पता ही नहीं चलता प्यास लगी है क्या। इसलिए इनकी केवल और केवल घर पर बैठा कर हम क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। तो ये 3 प्रकार के बालक हैं। अब देखिएगा, जो CMR है इनके पास में सबसे कम बुद्धि होती है, सबसे कम बुद्धि, इसलिए इनको हम केवल और केवल घर पे देखभाल करते हैं। इनके पास में जो बुद्धि होती है, देखिएगा 50 से लेकर 30 के मध्य IQ होता है, और इनके पास में जो IQ होता है वो 70 से लेकर 50 के मध्य होता है। इसलिए इनको हम क्या दे सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं। देखिएगा, इनके बारे में यह कहा जाता है EMR के मध्य इन बालकों को पृथक विद्यालय में, इन बालकों को पृथक विद्यालय में शिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। आपने नाम सुना होगा स्पेशल बीएड, आपने नाम सुना होगा। कई बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड कर रखे हैं, लेकिन एक स्पेशल बीएड भी होती है, वो इन बालकों के लिए होती है। और स्पेशल बीएड करने के बाद में जो टीचर होता है वो इन बालकों को पढ़ाता है। तो देखिएगा, जो पृथक विद्यालय होता है, ये पृथक विद्यालय 2 प्रकार के बालकों के पास होता है। एक तो प्रतिभाशाली बालकों के पास में होता है, और जो दूसरा होता है वो मंद बुद्धि के बालकों के लिए होता है। और जो प्रशिक्षण करने योग्य होते हैं, इन बालकों को दैनिक जीवन से संबंधित,
दैनिक जीवन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। दैनिक जीवन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। दैनिक जीवन से संबंधित क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। दैनिक जीवन में जो भी कार्य है वो कार्य ये आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण योग्य मंदित मना बालक कहा जाता है। इनको सामान्यतः दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है उनको वे आसानी से बिना किसी सहायता के ये पूरा कर सके, इस हेतु इन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो तीसरा होता है, इनमें बुद्धि इतनी कम होती है कि ये अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी घर पे केवल और केवल क्या की जाती है? देखभाल की जाती है। इनके बारे में यह कहा जाता है, इन बालकों में बुद्धि का इतना अभाव होता है कि यह अपनी शारीरिक आवश्यकताएं भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। इनमें बुद्धि का इतना अभाव होता है कि ये अपनी शारीरिक आवश्यकताएं भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। यानी इनका ध्यान घर वालों को रखना पड़ता है, टाइम पर इनको खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। यानी ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ये पूर्ण रूप से अन्यों पर निर्भर होते हैं। और ये आत्मनिर्भर करने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये दैनिक जीवन में छोटी मोटी, हम यूं कह सकते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करने जो योग्य होते हैं, उनको इनके लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो समझ में आ गया? जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, वो मंद बुद्धि के बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उन मंद बुद्धि के बालकों की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या विशेषताएं होती है? मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उन बालकों की विशेषताएं क्या होती है? आगे देखिएगा, मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं, या मंद बुद्धि के बालकों को हम कहते हैं मंदित मना बालक। मंदित मना बालकों की विशेषताएं। इन बालकों की जो विशेषताएं होती है वो विशेषताएं कौन कौन सी होती है? नंबर 1 हम विशेषता ये लिख सकते हैं, आप सब जानते हो, इन बालकों की आईक्यू 70 से कम होती है। 70 से कम होती है। तो हम ये बौद्धिक दृष्टि के आधार पर इनका डिवाइड कर रखा है। तो ये जो बालक होते हैं, इन बालकों की जो आईक्यू होती है वो 70 से कम होती है। दूसरी जो विशेषताएं हैं, ये है बालक शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं। ये बालक ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से ठीक होते हैं। शारीरिक रूप से इनके शरीर में कोई ना कोई रोग होता है। हम यूं कह सकते हैं ये शारीरिक समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं। हम शारीरिक समस्याओं को लेकर, कभी इनको बुखार आ जाता है, कभी इनका सिर दर्द होने लगता है, यानी इस प्रकार की शारीरिक समस्याएं पाई जाती है। मानसिक समस्याएं, इनका अलग प्रकार का व्यवहार होता है। जो पढ़ते हैं वो उनको याद नहीं होता है, जो चिंतन करना चाहिए वो चिंतन कर नहीं पाते हैं, जिस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए वो वस्तु, उस विषय वस्तु का वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये अपनी शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से दोनों से प्रकार से जूझते रहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हाँ सर, मान लेते हैं कि मानसिक रूप से ये ठीक नहीं होते, लेकिन शारीरिक रूप से क्या संबंध है? बिल्कुल, इनका चलने का जो स्टाइल होता है, उठने का जो स्टाइल होता है, बैठने का जो स्टाइल होता है, इनका जो शारीरिक संरचना होती है वो भी काफी हद तक भिन्न होती है। नंबर जो 3 इनकी विशेषताएं हैं, यह बालक नवीन परिस्थिति में अनुकूलन नहीं कर पाते हैं।
ये जो बालक होते हैं ये बालक नवीन परिस्थिति में अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा एक विशेषता होती है, हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो नवीन परिस्थिति में भी अनुकूलन कर लेते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं वो नवीन परिस्थिति में भी उनमें अनुकूलन की क्षमता होती है, जबकि इन बालकों में नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो विशेषता ये होती है, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इन बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। इन बालकों में आत्मविश्वास की क्या होती है? कमी होती है। अब आप में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि जैसे देखिएगा, एक बार बैक मैं आपको बताता हूं कि हमने जो ये पढ़ा है इसमें हमने ये पढ़ा कि वह बालक जिनकी IQ 80 व 85 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और इधर हमने ये पढ़ा कि वह बालक जिनकी IQ 70 से कम होती है उनको क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। तो कई मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग है, अलग अलग तर्क है। तो इसमें हम यूं भी लिख सकते हैं, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन बालकों की IQ 80-85 से कम होती है, 80-85 से कम होती है, जबकि कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी IQ 70 से कम होती है। इनकी जो IQ होती है 70 से कम होती है। किससे कम होती है? 70 से कम होती है। कई मानते हैं कि 80 से 85 से कम होती है और कई मानते हैं यह 70 से कम होती है। 80, 85 और 70 से कम। अब देखिएगा अगली विशेषता, अगली विशेषता यह है, इन बालकों या यह बालक या इन बालकों में, इन बालकों में सीखने की गति, सीखने की गति निम्न होती है। इन बालकों में सीखने की जो गति होती है वो निम्न होती है। इन बालकों में सीखने की जो गति होती है वो सीखने की गति निम्न होती है, यानी ये मंद गति से सीखते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं ये बालक मंद गति से सीखते हैं। यह बालक कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कार्य कारण में ये बालक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अर्थात अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। अमूर्त चिंतन का क्या होता है? अभाव होता है। इन बालकों में अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, यानी कोई भी कार्य कारण होता है, कोई भी घटना क्यों होती है, इनके पास में उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य क्यों हुआ, कार्य होने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण होते हैं, जो क्रमबद्धता और व्यवस्थित जो रूपता पाई जाती है, उसको ये बालक नहीं समझ पाते हैं। अगली जो विशेषता, यह बालक भिन्न भिन्न या विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करते हैं। इनका व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती है, विभिन्न अवसरों पर इनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। अगली विशेषता है, यह बालक जटिल यानी कठिन, जटिल परिस्थितियों में नहीं सीख पाते हैं, जटिल परिस्थितियों में नहीं सीख पाते हैं। ये जो बालक होते हैं ये बालक जटिल परिस्थितियों में नहीं सीख पाते हैं। तो ये इन बालकों की जो विशेषताएं होती है, ये इन बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन बालकों की अलग अलग विशेषताएं भी बताई है। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार,
इनकी विशेषताएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनकी विशेषताएं भी अलग अलग बताई है। जैसे देखिएगा, इनकी विशेषता बताने वाले क्रो एंड क्रो कि मंद बुद्धि के बालकों में क्या क्या विशेषता होती है, वो विशेषता बताई है किसने? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कुछ विशेषताएं बताई है। जैसे पहली जो विशेषता बताई है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रहती है इनकी। दूसरों को मित्र बनाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, या दूसरों को मित्र बनाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। तीव्र इच्छा होती है किन बालकों में? मंद बुद्धि के बालकों में। जबकि दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा होती है। ये अलग अलग पॉइंट है। दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा होती है, यानी ये अपना मित्र खुद बनाते हैं। यदि कोई दूसरा इनका मित्र बना देता है, कि कोई मान लीजिए मंद बुद्धि का बालक है और उसके घर वाले बोल देते हैं आज तू इसके साथ रहेगा, तो वो इसको ग्रहण नहीं करता है। ये जो मित्र बनाते हैं, ये मित्र में अपनी पहल रखते हैं, अपनी भावनाओं को समझकर ये खुद अपना मित्र बनाने की सोचता है। और विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा पाई जाती है। विद्यालय में असफलता के कारण इन बालकों में निराशा पाई जाती है, क्योंकि विद्यालय में इनको असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि इनके द्वारा जो विषय वस्तु याद की जाती है वो विषय वस्तु इन्हें याद नहीं होती है। इस कारण असफलताओं के कारण ये निराश हो जाते हैं। नंबर 4 जो विशेषता बताइए वो ये बताइए संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन इन बालकों में होता है। तो ये 4 जो विशेषता बताई वो क्रो एंड क्रो के अनुसार बताई गई है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार की विशेषताएं होती है। दूसरों को मित्र बनाने की इच्छा रहती है, लेकिन दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की इच्छा बहुत कम रहती है। इनके यदि कोई दूसरा व्यक्ति इनके मित्र बना दे, कि आज के बाद बोल दे ये तुम्हारा मित्र है, तो इनकी बहुत इच्छा कम होती है दूसरों को मित्र बनाने की। ये अपना मित्र स्वयं बनाना चाहते हैं। अगली बात समझ में, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, बीएफ स्किनर ने क्या विशेषता बताई है मंद बुद्धि के बालकों की। ये तो विशेषता बताई गई है बीएफ स्किनर के अनुसार, सॉरी क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब बीएफ स्किनर ने क्या क्या विशेषता बताई है कि मंद बुद्धि के बालकों के पास में क्या क्या विशेषताएं होती है। इन्होंने ये बताई है कि सीखी हुई बात को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई। पहली विशेषता, सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई। यानी मान लीजिए आपने कोई भी गणित का एक जो सूत्र है, वो सूत्र आपने क्लास 4 में पढ़ा था, अब आप क्लास 5 में आ गए हो, तो उस परिस्थिति में 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में उस सूत्र का आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत भी इनको घुमाकर प्रश्न दे दिया, इन्होंने सीधा सीधा पढ़ा, इनको थोड़ा बहुत घुमा कर दे दिया, तो वो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीखी गई बात का ये नवीन परिस्थितियों में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अलग परिस्थिति में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अवबोध की जो इनमें क्षमता कम होती है, इस कारण वे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इन्होंने नंबर 2 जो विशेषता बताई वो ये बताई, कार्य कारण में सहज संबंध की क्षमता नहीं होना। कार्य कारण में सहज संबंध की क्षमता नहीं होना, यानी कोई भी कार्य क्यों होता है, कोई भी कार्य कैसे होता है, कोई भी कार्य होने के उसके पीछे कारण क्या होते हैं, उस कारण को ये नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि गणितीय प्रक्रियाओं में ये बहुत पीछे रह जाते हैं। गणित जो विषय होता है उस विषय में
ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, क्योंकि जो गणित विषय होता है, गणित जैसा विषय, कठिन विषय जो कार्य कारण पर ही आधारित होता है, और वो इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं कि इसका उत्तर ऐसे कैसे आया, कितनी बार भी समझा दे फिर भी ये नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जो कार्य कारण की इनके पास में जो सहसंबंधता की जो क्षमता होती है वो इनके पास में न के बराबर की होती है। स्वयं की चिंता में लीन, तीसरा होता है स्वयं की चिंता में लीन। जैसे देखिएगा, अभी मान लीजिए कोई भी इनके पास में जो समस्या आती है उस समस्याओं से ये ग्रसित रहते हैं, ये दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, ये खुद अपने आप की चिंता करते हैं, इनको सर्वाधिक जो चिंता होती है वो अपने आप की सताती है। दूसरी, समस्याओं में लीन या समस्याओं से लीन या समस्याओं से ग्रसित। ये बालक विभिन्न प्रकार की सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये जो चार विशेषता बताई है वो किसने बताई है? B.F. स्किनर ने बताई है। नंबर 1, सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई होती है। एक बात को जहां सीखा है केवल वहीं प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर सकते। कार्य कारण में सहसंबंधता पाई जाती है, सहसंबंधता की जो क्षमता पाई जाती है वो बहुत निम्न पाई जाती है। तीसरी, ये स्वयं की चिंता करने में लीन रहते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते, स्वयं की। विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्या हो, संवेगात्मक हो, शारीरिक हो, इस समस्याओं से ये ग्रसित रहते हैं। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक है फ्रेंडसन, फ्रेंडसन ने इनकी क्या क्या विशेषता बताई है? फ्रेंडसन एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेंडसन। इन्होंने ये बताया कि इन बालकों के पास जो विशेषताएं होती है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके पास में विशेषताएं होती है। नंबर 1, आत्मविश्वास का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव। नंबर 2, IQ 70 से 75, इनके अनुसार 70 से 75 इनकी IQ होती है। विभिन्न प्रकार का व्यवहार, विभिन्न प्रकार का व्यवहार, ये अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, विभिन्न प्रकार। ये तीन जो विशेषता बताई है वो किसने बताई है? फ्रेंडसन ने बताई है। ये जो दोस्तों मंद बुद्धि के बालकों की जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये प्रमुख विशेषता है। तो ये समझ में आ गई जो मंद बुद्धि के बालकों की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या क्या है। अब हम पढ़ते हैं मंद बुद्धि के बालकों, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इन मंद बुद्धि के बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। मंद बुद्धि के बालकों, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक होने के कारण क्या रहते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। तो दो अलग अलग है, देखिएगा। मंद बुद्धि या मंदित मना, मंदित मना बालक की पहचान, एक तो ये टॉपिक है हमारा, मंदित मना बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं, जो मंदित मना बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है मंद बुद्धि या मंदित मना, मंद बुद्धि का या मंद बुद्धि या मंदित मना, मंदित मना बालक होने के कारण क्या कारण है जिसके कारण इन बालकों में बुद्धि इतनी कम होती है। ये जन्मजात होते हैं, देखिएगा जन्मजात भी होते हैं, कई बार जन्म लेने के समय ये मंद बुद्धि के बालक नहीं होते हैं लेकिन बाद में हो जाते हैं। देखिएगा नंबर एक हम लिख सकते हैं वंशानुक्रम। मंदित मना बालक जो होते हैं वो किसके कारण? वंशानुक्रम। मान लीजिए इनके वंश में कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है तो इनका भी जन्म होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। नंबर जो 2 होते हैं वो होता है अंडाणु के निषेचन में, अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न होना, कोई दोष उत्पन्न होना, अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न होना। जिस समय हम यूं कह सकते हैं, जिस समय गर्भ में हम यूं कह सकते हैं जिस समय गर्भाशय में गर्भ की उत्पत्ति होती है उस समय अंडाणु के निषेचन में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण भी बालक का जो जन्म होगा वो मंद बुद्धि का बालक होगा। नंबर 3 जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं गुणसूत्रों की विकृति, गुणसूत्रों की विकृति, गुणसूत्रों की विकृति। आपको भी पता है 2 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के 23 के,
23x 23y इस प्रकार के जोड़े होते हैं गुणसूत्रों में। यदि 23 की जगह 24 हो जाता है और 23 की जगह यदि 22 हो जाता है, कुल मिलाकर 46 जो होते हैं, यदि 47 हो जाता है या 45 हो जाता है, जिससे भी जिस बच्चे का जन्म होगा वो मंद बुद्धि का बालक होगा। नंबर 4, चोट या दुर्घटना। चोट या दुर्घटना यह भी होता है। जिस समय मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होने वाला और उसकी जो माँ है वो गर्भवती है और उस दौरान यदि उसके माँ के चोट लग जाती है, मान लीजिए पेट पर चोट लग जाती है, तो बच्चे का जो सिर होता है, जो शीश होता है, वो मान लीजिए डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चा जब पैदा होगा वो मंद बुद्धि का होगा। आपने दोस्तों एक फिल्म देखी होगी, एक पिक्चर है जिसका नाम है कोई मिल गया, ऋतिक रोशन भूमिका निभाते हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मनोविज्ञान पर आधारित है और उस पिक्चर में जो ऋतिक रोशन रहता है वो मंद बुद्धि का बालक होता है। और इस पिक्चर का जब आरंभ होता है तब आपने देखा होगा उसकी मां के चोट लगती है दुर्घटना में, जिसके कारण वो मंद बुद्धि का बालक हो जाता है। तो चोट या दुर्घटना। नंबर 5, कुपोषण। नंबर जो 5 होता है वो क्या होता है? कुपोषण। मान लीजिए जन्म के उपरांत बालक को कुपोषण हो गया है और कई वर्षों तक वो बालक कुपोषण का शिकार रहा हो तो वो मंद बुद्धि का बालक हो जाएगा। नंबर 6, बीमारी। मान लीजिए जन्म से ही बच्चे के बार बार बीमारियां हो रही है और कई वर्षों तक वो बच्चा बीमारियों से जूझता है, तो आने वाले समय में वो बालक कैसा हो जाएगा? मंद बुद्धि का बालक हो जाएगा। तो दोस्तों मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी ये प्रमुख 6 विशेषताएं। नंबर 1 वंशानुक्रम। नंबर 2 अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न होना। नंबर 3 गुणसूत्रों की विकृति। नंबर 4 चोट या दुर्घटनाग्रस्त या फिर कुपोषण, बीमारी। या नंबर 7 भी एक ये भी कारण होता है, माता या पिता के द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना। माता या पिता के द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना। माता या पिता के द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना, जिसके कारण जो उत्पन्न पुत्र होगा या पुत्री होगी वो मंद बुद्धि का बालक या बालिका होगी। ये 7 कारण है। अब देखिएगा मंद बुद्धि के बालकों की जो पहचान, हम पहचान के जो तरीके, वो पहचान के क्या तरीके? नंबर 1 है ना, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं इसकी आईक्यू क्या है। आईक्यू यदि 70 से कम आती है तो वो मंद बुद्धि का बालक है। नंबर 2 अवलोकन के द्वारा। अवलोकन के द्वारा, शिक्षक द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। नंबर 3 विद्यालय अभिलेखों के द्वारा। विद्यालय अभिलेखों द्वारा, अभिलेखों के द्वारा। और जो नंबर 4 होता है, देखिएगा जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इन मंद बुद्धि के बालकों की जो पहचान की जाती है वो कई प्रकार के परीक्षण अन्य भी होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षक, देखिएगा शिक्षक, परिवार, समाज व मित्र मंडली के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा, ये मंद बुद्धि के बालकों की प्रमुख पहचान होती है। इनके द्वारा हम मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। एक तो हो गए मंद बुद्धि, जो यथार्थ जो मंदित मना बालक होते हैं उनके कारण क्या है और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये बालक होते कौन है, इन बालकों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। अब जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में मंद बुद्धि के बालकों का जो अंतिम पार्ट है, वो अंतिम पार्ट ये है कि मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, इनके शिक्षा के क्या शैक्षिक क्या प्रावधान होते हैं, इन बालकों के लिए शैक्षिक क्या प्रावधान है, शैक्षिक प्रावधान, किस प्रकार की इनको शिक्षा दी जानी चाहिए या इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रावधान, या इनके लिए शिक्षा का किस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए, किस प्रकार की इन बालकों को हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 पृथक विद्यालयों की स्थापना। याद रखिएगा जो पृथक विद्यालय होते हैं वो 2 प्रकार के बालकों के लिए स्थापित किए जाते हैं। पृथक विद्यालयों की स्थापना, पृथक विद्यालयों की स्थापना या तो मंद बुद्धि के बालक के लिए या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, मंद बुद्धि के बालक और प्रतिभाशाली बालकों के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाती है। नंबर 2 पृथक कक्षाओं का संचालन, पृथक कक्षाओं का आयोजन,
पृथक कक्षाओं का आयोजन, इनके लिए अलग से कक्षाएं आयोजित की जा सकती है। नंबर 3, स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण, स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण, ये स्वयं अपनी देखभाल कर सके, इसके लिए समय समय पर इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन बालकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि ये बालक स्वयं की यानी अपने आप की क्या कर सके, पहचान कर सके, अपने आप की देखभाल कर सके। इसके अलावा सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इन बालकों को। सामाजिक प्रशिक्षण यानी समाज के साथ में ये घुल मिल सके। सामाजिक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको समझ सकते हैं, समाज के साथ में ये अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। यानी इनकी एक अलग ही विशेषता होती है, अलग ही प्रकार की दुनिया होती है। हम इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें, समाज में ये उठ सके, समाज के साथ में विभिन्न प्रकार के ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसलिए इनको समय समय पर कौन सा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर जो 5, आर्थिक प्रशिक्षण, इनको कई बार आर्थिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि ये अपनी आजीविका स्वयं चला सके। आर्थिक प्रशिक्षण। इनके अलावा नंबर 6, मनोरंजन पर आधारित शिक्षा। मनोरंजन पर आधारित शिक्षा, इनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो शिक्षा किसके आधार पर दी जानी चाहिए, मनोरंजन के आधार पर इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। मनोरंजन पर आधारित शिक्षा, ताकि ये आराम से समझ सके। और एक जो विशेषता हो सकती है वो ये भी है, नंबर 7, विशेषता नंबर 7, अभ्यास पर बल। इनको बार बार क्या करवाना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए, अभ्यास पर बल देना चाहिए। बार बार पढ़ाई हुई विषय वस्तु का इनको बार बार क्या करवाना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। नंबर 8, इन बालकों को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन बालकों को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि ये शारीरिक रूप से ये आत्मनिर्भर हो सके, शारीरिक दृष्टि से इनमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सके। इसलिए इनको क्या दिया जाना चाहिए, शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। ये जो मंद बुद्धि के बालक थे दोस्तों, आज हम इस क्लास में मंद बुद्धि के बालकों के बारे में अध्ययन किया। मंद बुद्धि के बालक कहते किसे हैं, मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं क्या क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग क्या परिभाषा है, क्या विशेषताएं हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, मंद बुद्धि का जो बालक होता है होने के कारण क्या है, और मंद बुद्धि के बालकों को हम किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। ये प्रमुख इस टॉपिक में ये प्रमुख बातें थी जिनका हमने अध्ययन किया। कल हम क्लास में नेक्स्ट जो बालक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा, आराम से घर पे रहिएगा, घर पे बैठकर नोट्स बनाइएगा। रीट में 100% एक जो प्रश्न है वो बालकों से संबंधित आता है। अधिक से अधिक इस क्लास को आप भी अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं उत्कर्ष ऐप में चला रहे हैं तो इस क्लास को हम शेयर कैसे कर सकते हैं। आप उत्कर्ष ऐप को शेयर कर सकते हो, इस क्लास के ऑप्शन में शेयर का ऑप्शन आता है, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार से आप उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।